Hello friends, you all are welcome to Nandini Academy. I'm your online mentor Nandini, and today we are going to discuss some other important questions of CDP. So guys, stay tuned with me. So let's start our class. Actually आज से मैंने ये इंटरेक्टिव थोड़ी सी अपनी क्लास करने की कोशिश की है सो दैट आप लोगों के लिए थोड़ा सा हेल्पफुल हो जाए ये। चलिए, अगर आप लोग ज्वाइंट हो गए हैं तो अपने क्वेश्चंस हम स्टार्ट करते हैं। चलिए, जिन्होंने अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल सब्सक्राइब कर लें और उसके बाद हम लोग अपनी क्वेश्चन सीरीज़ स्टार्ट करते हैं। आई होप आप सभी लोग देख पा रहे हैं इसे। चलिए, सो आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज इन द कंटेक्स्ट ऑफ Kohlberg's stages of moral reasoning, under which stage would be given typical response of a child fall? ये एक इन्होंने स्टेटमेंट दिया हुआ है और इसमें ये पूछ रहे हैं कि ये कोलबर्ग का कौन सी स्टेज के अंडर में ये बच्चे का रिस्पॉन्स आएगा। स्टेटमेंट देखिएगा, स्टेटमेंट दिया है कि योर पेरेंट्स विल बी प्राउड ऑफ यू इफ़ यू आर ऑनेस्ट, सो यू शुड बी ऑनेस्ट। यानी कि ये बच्चे से कहा जा रहा है कि आपके पेरेंट्स तब प्राउड फील करेंगे अगर आप हमेशा ऑनेस्ट रहेंगे, सच बोलेंगे, तो हमेशा आपको ऑनेस्ट ही रहना चाहिए। तो इसके चलिए ऑप्शंस देख लेते हैं हम लोग। सो इट्स फर्स्ट ऑप्शन इज सोशल कॉन्ट्रैक्ट ओरिएंटेशन, गुड गर्ल गुड बॉय ओरिएंटेशन, लॉ एंड ऑर्डर ओरिएंटेशन, पनिशमेंट ओबीडियंस ओरिएंटेशन। तो देखिए गाइस, सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि कोलबर्ग्स ने जो है 6 स्टेजेस ऑफ मॉरल रीजनिंग दी थी, ठीक है, जिसमें से यहाँ पे 4 स्टेजेस आपकी दी हुई हैं। तो इनमें से आपको बताना है। तो इसमें सिंपल सा है कि सोशल कॉन्ट्रैक्ट ओरिएंटेशन का यहाँ पे कोई रोल नहीं है, बिकॉज बच्चे की बात की जा रही है कि उसको हमेशा ऑनेस्ट होना चाहिए। सो द सेकेंड ऑप्शन विल बी करेक्ट, गुड गर्ल गुड बॉय ओरिएंटेशन। Our next question is, according to Jean Piaget, which of the following is necessary for learning? इनमें से कौन सा लर्निंग के लिए नेसेसरी है? तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसमें। फर्स्ट ऑप्शन इज ऑब्जर्विंग द बिहेवियर ऑफ एडल्ट्स। एडल्ट्स का बिहेवियर ऑब्जर्व करना चाहिए। बिलीव इन इमेनेंट जस्टिस, जस्टिस को इनको बिलीव करना चाहिए, जो भी जस्टिस दी जाती हैं। रीइंफोर्समेंट बाय टीचर्स एंड पेरेंट्स, टीचर्स और पेरेंट्स का टाइम टू टाइम रीइंफोर्समेंट होना चाहिए बच्चे के लिए। एंड द फोर्थ वन इज एक्टिव एक्सप्लोरेशन ऑफ द एनवायरनमेंट बाय द लर्नर, या फिर लर्नर का एक्टिव, हमेशा उसका एक्टिव एक्सप्लोरेशन रहना चाहिए एनवायरनमेंट के रिगार्डिंग, जो भी उसके आसपास चीज़ें चल रही हैं उसके बारे में उसको समझ होनी चाहिए। सो गाइज, इसमें ये देख सकते हैं कि आपका जो फोर्थ ऑप्शन है वो एकदम करेक्ट है कि बच्चे का एक्टिव एक्सप्लोरेशन होना चाहिए, जिससे कि वो हर लर्निंग को बहुत ईजीली सीख सके। सो आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अकॉर्डिंग टू जीन पियाजे, स्कीमा बिल्डिंग अकर्स एज अ रिजल्ट ऑफ मॉडिफाइंग न्यू इंफॉर्मेशन टू फिट एग्जिस्टिंग स्कीमाज एंड मॉडिफाइंग ओल्ड स्कीम्स एज पर न्यू इंफॉर्मेशन। यानी कि अकॉर्डिंग टू जीन पियाजे, स्कीमा बिल्डिंग इसमें बात कर रहा है कि स्कीमा बिल्डिंग किस तरीके से अकर की जाए जिससे कि पुरानी हमारी कोई इन्फॉर्मेशन है उसमें नई इन्फॉर्मेशन फिट कर दी जाए और उसे आप मॉडिफाई भी कर सकें अपनी ओल्ड स्कीमा के साथ। यानी कि अगर आपके दिमाग में कोई पुरानी मेमोरी है, ठीक है, आपने किसी चीज़ के प्रति एक धारणा बना ली है, तो उसको आप अपने बेसिस पे किस तरीके से, मतलब उसको दोबारा से ऐसा कोई आपके साथ ओरिएंटेशन किया जाए जिसके थ्रू आप उसमें अपनी जो नई मेमोरी है आप उससे उसे रिप्लेस कर सकें, ठीक है। अब इसमें ऑप्शंस दिए हुए हैं कि दीज टू प्रोसेसेस आर नोन एज, फर्स्ट वन इज एसिमिलेशन एंड अडेप्टेशन, second one is equilibration and modification, third one is assimilation and accommodation, and the fourth one is accommodation and adaptation. So the third answer will be correct,
एसिमिलेशन एंड अकोमोडेशन, क्योंकि एसिमिलेशन क्या होता है गाइस कि एसिमिलेशन में एक बच्चा जो है वो अपनी न्यू इन्फॉर्मेशन को पुरानी इन्फॉर्मेशन के साथ एग्जिस्ट करता है, मतलब वो समझ सकता है कि ये मेरी, मतलब मेरे पास ये इन्फॉर्मेशन मेरी ये पुरानी है, इसको हमें नई इन्फॉर्मेशन क्या है हमारी उससे जोड़ सकते हैं। लेकिन जब हम उस नई इन्फॉर्मेशन को अपने माइंड में रख के अगर हमने कोई चीज़ एक सोची है, ठीक है, किसी भी चीज़ के बारे में अगर हम एग्जांपल ले लेते हैं कि हमने सोचा है कि एक क्वेश्चन है इसका ये सही आंसर होना चाहिए, लेकिन बाद में फर्दर हम किसी बुक से उसे रीड करते हैं और उसके बाद हमें पता चलता है कि नहीं, इसका करेक्ट आंसर तो सेकंड ऑप्शन है। तो सेकंड ऑप्शन क्या हुआ, बच्चे को पता चल गया कि ये सेकंड ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है, तो ये उसका एसिमिलेशन हो गया। लेकिन जब आगे फर्दर चीज़ों को लर्न करने के लिए उसने डिसाइड किया कि अब मुझे ये पता है कि ये सेकंड ऑप्शन सही है, तो ये उसका अकोमोडेशन हो गया, यानी कि उसने अपनी पुरानी इन्फॉर्मेशन जो थी उसको अपने माइंड में उसकी जगह नई इन्फॉर्मेशन से उसे चेंज कर दिया। सो द करेक्ट आंसर इज असिमिलेशन एंड अकोमोडेशन। ये जीन पियाजे की जो है लर्निंग आपकी स्केमा की थ्योरी थी, ठीक है। चलिए इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन अ प्रोग्रेसिव क्लासरूम सेटअप द टीचर फैसिलिटेट्स लर्निंग बाय प्रोवाइडिंग एन एनवायरनमेंट। एक प्रोग्रेसिव क्लासरूम क्या होता है, जिसमें कि बच्चों को मतलब उनकी प्रोग्रेस से रिलेटेड थ्रू किसी भी एक्टिविटीज़ के थ्रू उनको चीज़ें सिखाने की कोशिश की जाती हैं, जैसे कि उनके साथ कोई फ़न एक्टिविटी करके, कोई भी नया तरीका अपना के, जिससे कि बच्चे लर्निंग में अपना इंटरेस्ट लें, उन्हें पॉजिटिव वातावरण का दे के, ठीक है, पॉजिटिव एनवायरनमेंट दे के, टीचर्स और लर्नर्स के बीच में एक अच्छा पॉजिटिव रिस्पांस बनता है, जिसकी वजह से बच्चे उन चीज़ों को सीखने की कोशिश करते हैं। तो ये एक प्रोग्रेसिव क्लासरूम होता है जिसमें बच्चे की प्रोग्रेस पे ध्यान दिया जाता है कि किस तरीके से बच्चे की प्रोग्रेस अच्छी होगी। चलिए, तो इसमें प्रोग्रेसिव क्लासरूम सेटअप में टीचर को किस तरीके की लर्निंग फैसिलिटेट करानी चाहिए, ठीक है, तो ऑप्शंस आर, फर्स्ट वन इज़ रेस्ट्रिक्टिव, ठीक है, इसमें रेस्ट्रिक्शंस होनी चाहिए। सेकंड वन डिस्करेजेस इंक्लूजन को डिस्करेज करना चाहिए। थर्ड वन एनकरेज रिपीटेशन को बार बार एनकरेज करना चाहिए, बच्चों को बार बार रिपीटेशन पे ध्यान दिलवाना चाहिए। या द फोर्थ वन इज प्रमोट डिस्कवरी, तो मतलब इसमें डिस्कवरी यानी बच्चे को नई नई चीज़ें डिस्कवर करने के लिए प्रमोट करना चाहिए। तो जिस तरीके से मैंने आपको बताया कि प्रोग्रेसिव क्लासरूम में जो है हमारा प्रमोट डिस्कवरी इज द राइट आंसर। सो आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज हार्वर्ड गार्डनर थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस, ठीक है, हार्वर्ड गार्डनर ने एक मल्टीपल इंटेलिजेंस की थ्योरी दी थी, वो हमें क्या सजेस्ट करती है। तो इन चार ऑप्शंस में से हमें अपना करेक्ट आंसर जो है वो चूज़ करना होगा। फर्स्ट वन इज इंटेलिजेंस इज सोली डिटरमाइंड बाय आईक्यू टेस्ट, ठीक है, इंटेलिजेंस जो है वो पूरी की पूरी आईक्यू से ही डिटरमिनेंट होती है, मतलब उसको डिटरमाइन जो है हम आईक्यू टेस्ट के थ्रू ही इंटेलिजेंस को डिटरमाइन कर सकते हैं केवल। सेकेंड वन इज teachers should use MI as a framework for devising alternative ways to teach the subject matter, या फिर टीचर्स को अपना मल्टीपल इंटेलिजेंस एज अ फ्रेमवर्क, मतलब एक फ्रेमवर्क बना के तैयार करके टीचर अपना डिफरेंट अपनी पॉसिबिलिटीज़ जो भी उसके पास हैं उनको देकर वो कोई ऑल्टरनेटिव वे ढूंढे जिससे कि बच्चों को सब्जेक्ट को समझाने में आसानी हो। थर्ड वन इज एबिलिटी इज डेस्टिनी एंड डज नॉट चेंज ओवर पीरियड ऑफ टाइम। एबिलिटी एक डेस्टिनी है, ठीक है, जो कि टाइम के साथ चेंज नहीं होनी चाहिए, यानी कि अगर किसी की कोई एबिलिटी है तो वो टाइम के साथ चेंज नहीं होना चाहिए, तो ऐसा होता नहीं है जनरली। एंड द फोर्थ ऑप्शन इज एवरी चाइल्ड शुड बी टॉट एवरी सब्जेक्ट इन 8 डिफरेंट वेज, ठीक है, हर बच्चे को हर सब्जेक्ट 8 अलग अलग तरीके से समझाना चाहिए, जिससे कि टू डेवलप ऑल ऑफ द इंटेलिजेंसेस, यानी कि जिससे उसकी इंटेलिजेंस डेवलप हो सके। तो गाइज़ ये भी नहीं है कि 8 डिफरेंट वेज हम किस तरीके से समझा सकते हैं, ये सबके साथ प्रॉपरली एक बच्चे पे हम नहीं अप्लाई कर सकते। तो देखिए, खाली इंटेलिजेंस को हम आईक्यू टेस्ट के बेसिस पे डिटरमाइन कर सकते हैं, ये गलत है बिल्कुल, ठीक है। थर्ड ऑप्शन में कहा गया है कि डेस्टिनी है जो पीरियड ऑफ टाइम के साथ चेंज नहीं होनी चाहिए, वो भी बिल्कुल गलत है। और एक बच्चे को क्या कहते हैं, हर बार 6 डिफरेंट वेज में अगर इंटेलिजेंस के थ्रू मतलब अलग अलग तरीक़ों से समझाया जाए तो ये भी एक क्लासरूम में पॉसिबल नहीं है। तो सेकंड ऑप्शन जो है इसका बिल्कुल सही है कि टीचर्स
को अपना मल्टीपल इंटेलिजेंस यूज़ करना चाहिए, यानी अलग अलग इंटरेक्टिव वेज के थ्रू, ताकि बच्चे से उसका इंटरेक्शन बने अलग अलग तरीक़ों से कि बच्चा किस तरीके से, क्योंकि एक क्लास जो है वो टोटली डाइवर्सिटी से भरी होती है। वहाँ पे अलग अलग इकोनॉमिक, सोशल, कल्चरल, अलग अलग वैल्यूज़ के बच्चे वहाँ पे मौजूद होते हैं, जिनको एक टीचर सिर्फ अपने मल्टीपल इंटेलिजेंस के थ्रू ही समझा सकते हैं। अगर हर बच्चे की अलग स्पेशल नीड्स हैं, तो इसका करेक्ट आंसर जो है सेकंड वाला होगा कि टीचर को अपना मल्टीपल इंटेलिजेंस को एज अ फ्रेमवर्क यूज़ करके बच्चों को सब्जेक्ट समझाना चाहिए। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ 5-year-old गर्ल टॉक्स टू हरसेल्फ। एक 5 साल की बच्ची है जो अपने आप से ही बात कर रही है अपनी टी शर्ट को फोल्ड करते हुए, वाइल ट्राइंग टू फोल्ड अ टी शर्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट इन द कंटेक्स्ट ऑफ बिहेवियर डिस्प्लेड बाय द गर्ल। इनमें से कौन सा बिहेवियर है जो वो बच्ची जो है वो अपना शो कर रही है इसमें। फर्स्ट हमारा बिहेवियर जो है वो कहता है कि जीन पियाजे वुड एक्सप्लेन दिस एज ईगोसेंट्रिक स्पीच। ठीक है, जीन पियाजे ने इसको ईगोसेंट्रिक स्पीच बताया है, वाइल जबकि वाइगोत्स्की ने इसको एक्सप्लेन किया एज द चाइल्ड अटेम्प्ट टू रेगुलेट्स हर एक्शन थ्रू प्राइवेट स्पीच। जबकि वाइगोत्स्की कह रहे हैं कि बच्चा जो है वो अपनी प्राइवेट स्पीच यानी कि अपने आप से ही बात करके उन चीज़ों को समझ रहा है और उन्हें करने की कोशिश कर रहा है। सेकंड ऑप्शन कहता है कि जीन पियाजे कहते हैं कि ये एक सोशल इंटरेक्शन है, बट यहाँ पे तो कोई सोशल इंटरेक्शन हो ही नहीं रहा है क्योंकि वो बच्चा अपने से बात कर रहा है। और वाइगोत्स्की कहते हैं कि ये एक एक्सप्लोरेशन है, यानी कि वो अपने आप को एक्सप्लोर कर रहा है। थर्ड ऑप्शन है कि जीन पियाजे और ली वाइगोत्स्की वुड एक्सप्लेन दिस एज द चाइल्ड अटेम्प्ट टू इमिटेट हर मदर। वो कह रहे हैं कि माँ, वो बच्चा जो है वो अपनी माँ को इमिटेट कर रहा है। ठीक है। फोर्थ ऑप्शन कह रहा है कि दोनों कह रहे हैं, पियाजे और वाइगोत्स्की दोनों कह रहे हैं कि ये एक ईगोसेंट्रिक नेचर है बच्चे के थॉट्स का। तो गाइस इसमें ये देख सकते हैं कि यहाँ का माँ को इमिटेट कर रहा है, ऐसा कुछ क्वेश्चन में हमारे दिया नहीं गया। ठीक है, और ये दोनों जो कह रहे हैं कि सोशल इंटरेक्शन, तो यहाँ पे सोशल इंटरेक्शन सेकंड वाले ऑप्शन में हमारा गलत ही होगा, क्योंकि यहाँ पे कोई सोशल इंटरेक्शन नहीं हो रहा है, वो बच्चा जो है वो अपने आप से ही बच्ची बात कर रही है। ठीक है, तो फर्स्ट और फोर्थ ऑप्शन के बीच में देखेंगे तो, लेकिन यहाँ पे क्या है ना कि पियाजे ने जो कहा है कि ईगोसेंट्रिक स्पीच है, ईगोसेंट्रिक स्पीच जो है बच्चे के डेवलप होती है 3 से 5 साल की उम्र में। ठीक है, तो ये पियाजे की जो है इसमें लर्निंग बिहेवियर जो है इसमें कह रहा है कि बच्चे की 3 से 5 साल के बीच में क्या कहते हैं ईगोसेंट्रिक स्पीच जो है डेवलप होती है। और वाइगोत्स्की से एक्सप्लेन कर रहे हैं कि ये उसकी प्राइवेट स्पीच है, डेफिनेटली वो अपने आप से बात कर रही है, अपने आप को इंस्ट्रक्ट कर रही है कि मुझे किस तरीके से टी शर्ट जो है फोल्ड करनी है, वो अपने आप को इंस्ट्रक्शंस दे रही है। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन जो है वो बिल्कुल करेक्ट है कि जीन पियाजे से ईगोसेंट्रिक स्पीच बताते हैं, जबकि वाइगोत्स्की इसे कहते हैं ये एक प्राइवेट स्पीच है जिसमें बच्चा अपने आप को रेगुलेट, अपने एक्शंस को रेगुलेट करता है। राइट, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जेंडर क्या है। ठीक है, व्हाट इज़ जेंडर। ये एक मतलब फिजियोलॉजिकल कंस्ट्रक्ट है। ठीक है, फिजियोलॉजिकल कंस्ट्रक्ट यानी कि जो हमारा फिजिकल कंस्ट्रक्शन है। सेकंड वन है ये इनेट क्वालिटी है। ठीक है, ये अपनी एक क्वालिटी है। थर्ड वन है ये सोशल कंस्ट्रक्ट है। जेंडर यानी कि मतलब किसी का भी लिंग। ठीक है, लिंग की बात करें। ठीक है, तो जेंडर क्या है। थर्ड वन इज़ सोशल कंस्ट्रक्ट, ये सोशल कंस्ट्रक्ट है यानी इसे सोसाइटी ने बनाया है। फोर्थ वन इज़ बायोलॉजिकल। ठीक है, ये बायोलॉजिकल होता है। तो गाइस किसी भी बच्चे को नहीं पता होता जब वो मतलब पैदा होता है कि ही इज़ अ बॉय और गर्ल और एक्सेप्शनल। ठीक है, तो यहाँ पे मतलब या फिर वो ट्रांसजेंडर है, ये सारे जेंडर्स जो हैं ये सोशल कंस्ट्रक्ट हैं, यानी ये हमारी सोसाइटी द्वारा बनाए गए हैं। इसीलिए हमारा थर्ड ऑप्शन जो है वो बिल्कुल करेक्ट होगा, इट इज़ अ सोशल कंस्ट्रक्ट। ठीक है, सो हम नेक्स्ट अपने क्वेश्चन पे जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि एज अ टीचर हु फर्मली बिलीव्स इन सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट थ्योरी ऑफ लीव वाइगोत्स्की। ठीक है, एज अ टीचर एक बंदा जो है वो मतलब एक टीचर अपनी सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट थ्योरी वाइगोत्स्की के द्वारा जो बनाई गई है उस पर बिलीव करता है। विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड वुड यू प्रेफर फॉर असेसिंग योर स्टूडेंट्स। ठीक है,
इनमें से आप कौन सा एज अ टीचर अगर आप हैं और आप वाइगोस्की की कंस्ट्रक्टिविस्ट थ्योरी पे आप मतलब बिलीव करते हैं, तो आप इनमें से कौन से किस मेथड के थ्रू अपने बच्चों को टीचिंग में असेस करेंगे? ठीक है, फर्स्ट है स्टैंडर्डाइज टेस्ट। ठीक है, आप उनको स्टैंडर्डाइज टेस्ट देंगे। सेकंड है फैक्ट बेस्ड रिकॉल क्वेश्चंस। ठीक है, आप किसी फैक्ट बेस यानी कोई फैक्ट देकर किसी चीज़ को रिकॉल करते हुए उस तरीके से आंसर देने के लिए क्वेश्चंस देंगे। या फिर थर्ड वन है हमारा ऑब्जेक्टिव मल्टीपल चॉइस टाइप क्वेश्चंस। ठीक है, या फिर आप उन्हें ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस देंगे। फोर्थ है कोलैबोरेटिव प्रोजेक्ट्स। कोलैबोरेटिव प्रोजेक्ट्स क्या हैं? जिनमें कि आपस में मतलब वो बच्चे मिलजुल कर एक प्रोजेक्ट को कंप्लीट करते हैं। ठीक है, उस टाइप का आप प्रोजेक्ट देंगे जिससे कि उसका सोशल कंस्ट्रक्टिव उसके अंदर डेवलप हो। तो डेफिनेटली फोर्थ वन इज द राइट आंसर, कोलैबोरेटिव प्रोजेक्ट्स। Our next question is to cater to individual difference in classroom a teacher should। ठीक है, एक क्लासरूम में एक इंडिविजुअल डिफरेंसेस के बच्चे होते हैं। ठीक है, तो एक टीचर को क्या करना चाहिए? तो फर्स्ट ऑप्शन है इसका सेग्रीगेट एंड लेबल चिल्ड्रन बेस्ड ऑन देयर मार्क्स। ठीक है, बच्चों को अलग अलग कर देना चाहिए, अलग अलग उनके ऊपर लेबलिंग कर देनी चाहिए कि इनके मार्क्स ये हैं, इस बच्चे के मार्क्स ये हैं। सेकंड है एंगेज इन अ डायलॉग विद स्टूडेंट एंड वैल्यू देयर पर्सपेक्टिव्स, यानी कि बच्चे के साथ एक डायलॉग एंगेज करना चाहिए, बच्चों से बातचीत करनी चाहिए और उनके जो भी वैल्यूज़ हैं उनको एक पर्सपेक्टिव देना चाहिए, मतलब कि किस तरीके से उनकी लर्निंग में जो है जिससे हेल्प हो सके। थर्ड वन इज़ इम्पोज स्ट्रिक्ट रूल्स अपॉन हिज स्टूडेंट्स। ठीक है, या फिर उन्हें एक बहुत ही स्ट्रिक्ट रूल्स बनाने चाहिए अपने बच्चों के ऊपर जिससे कि बच्चे उनको फॉलो कर सकें। फोर्थ वन इज़ हैव यूनिफॉर्म एंड स्टैंडर्ड वेज ऑफ टीचिंग। ठीक है, इसमें या फिर बहुत ही यूनिफॉर्म और स्टैंडर्ड वेज जो नॉर्मली सब लोग टीचिंग के लिए यूज़ कर रहे हैं उनको लेना चाहिए। तो अब आप इनमें से देख सकते हैं, अगर आपने क्वेश्चंस को अच्छे से समझा है तो इसमें डेफिनेटली सेकंड जो है इसका वो सही है, इसका ऑप्शन कि उन्हें बच्चों के साथ एक डायलॉग एंगेज करना चाहिए और उनकी वैल्यूज़, ठीक है, पर्सपेक्टिव्स की वैल्यू देनी चाहिए। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ असेसमेंट इज़ पर्पसफुल। ठीक है, असेसमेंट जो है पर्पसफुल होता है, कब पर्पसफुल होता है वो हमें बताना है इसमें। फर्स्ट ऑप्शन इज इट सर्व्स एज अ फीडबैक फॉर द स्टूडेंट्स एज वेल एज टीचर्स। ये टीचर्स और स्टूडेंट्स दोनों के लिए जो है फीडबैक की तरह काम करता है। सेकेंड वन इज इट इज़ डन ओनली वंस एट द एंड ऑफ द ईयर। ठीक है, ये सिर्फ एक ही बार होना चाहिए साल के अंत में। ठीक है, थर्ड है कंपैरेटिव इवेल्युएशंस आर मेड। ठीक है, टू डिफ्रेंशिएट बिटवीन द स्टूडेंट्स अचीवमेंट। ठीक है, इसमें अलग अलग कंपैरेटिव इवेल्युएशन होने चाहिए जिस तरीके से स्टूडेंट्स ने अचीवमेंट किया है। एंड द फोर्थ वन इज इट इंड्यूसेस फियर एंड स्ट्रेस अमंग द स्टूडेंट्स। ठीक है, या फिर ये बच्चों के अंदर फियर और स्ट्रेस पैदा करे जिससे कि बच्चे अपना असेसमेंट को पर्पसफुल बना पाए। तो गाइज असेसमेंट एक्चुअली है क्या कि असेसमेंट में एक बच्चे की पर्टिकुलर मतलब कह सकते हैं कि आप ग्रोथ पे ध्यान दिया जाता, मतलब उसके नॉर्मली लर्निंग स्टाइल पे ध्यान दिया जाता है। ठीक है, जिससे कि पता चल सके कि बच्चा कितना अचीव कर पा रहा है। ठीक है, तो इसका फर्स्ट जो है आपका ऑप्शन वो बिल्कुल करेक्ट है कि इट सर्व्स एज अ फीडबैक फॉर द स्टूडेंट्स एज वेल एज टीचर, क्योंकि उन्होंने क्या किया है, कैसा किया है, इससे टीचर और जो स्टूडेंट्स हैं दोनों को उनको एक फीडबैक मिल जाता है कि हमें आगे क्या और प्रोग्रेस करनी है जिससे हमारा एट द एंड रिज़ल्ट जो है अच्छा हो, अचीवमेंट हम कर सकें। ठीक है, our next question is according to NCF 2005 the role of a teacher has to be। ठीक है, NCF 2005 यानी कि नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 के अकॉर्डिंग एक टीचर का क्या रोल होता है? ठीक है, फर्स्ट वन इज डिक्टेटोरियल। ठीक है, वो डिक्टेट करे चीज़ों को। थर्ड सेकेंड वन इज़ परमिसिव। ठीक है, उसे परमिसिव होना चाहिए। थर्ड वन इज़ फैसिलिटेटिव या फोर्थ वन इज़ ऑथोरिटेटिव। तो ये देखकर ही आप समझ गए होंगे कि टीचर का जो रोल है वो फैसिलिटेटिव होता है। वो एज अ फैसिलिटेटर बच्चों के लिए काम करता है। ठीक है, वो बच्चों की हर नीड के अकॉर्डिंग, क्योंकि एक क्लास में अलग अलग डाइवर्सिटी के बच्चे होते हैं, अकॉर्डिंग टू देयर नीड्स टीचर इसमें बच्चों को टीच करते हैं। ठीक है, हर बच्चे का लर्निंग स्टाइल
अलग होता है, हर बच्चे को समझने में थोड़ा समय लगता है, किसी को जल्दी समझ में आता है, किसी को देर में समझ में आता है। तो एक टीचर का रोल होता है कि वो फैसिलिटेटर की तरह अपने बच्चों के साथ काम करे। तो एज इसका थर्ड ऑप्शन जो है आपका एज अ फैसिलिटेटिव इज़ द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। रिसर्च सजेस्ट दैट in a diverse classroom a teacher's expectation from her student। ठीक है, एक मतलब हमारी रिसर्च जो है वो हमें क्या सजेस्ट करती है, एक डाइवर्स क्लासरूम है तो उसमें एक टीचर को क्या एक्सपेक्टेशन होती हैं अपने बच्चों से टुवार्ड्स देयर लर्निंग। ठीक है, लर्निंग के लिए उनकी क्या एक्सपेक्टेशन इनमें से होती हैं। फर्स्ट वन, आर द सोल डिटर्मिनेंट ऑफ देयर लर्निंग। ठीक है, यानी कि उसके जो स्टूडेंट्स हैं दे आर द सोल डिटर्मिनेंट ऑफ देयर लर्निंग। सेकेंड वन, शुड नॉट बी कोरिलेटेड विथ। थर्ड वन इज डू नॉट हैव एनी इम्पैक्ट ऑन, एंड द फोर्थ वन इज हैव अ सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट ऑन। ठीक है, तो एक इसमें क्या कहते हैं कि इसमें कहा जाता है कि टीचर की एक्सपेक्टेशन जो है हमेशा शुड नॉट बी कोरिलेटेड विद, यानी कि सेकंड ऑप्शन आप अगर देखेंगे कि शुड नॉट बी कोरिलेटेड विद देयर लर्निंग। ठीक है, क्योंकि एक जब डाइवर्स क्लासरूम की बात की जाती है तो बहुत देर से हम इसी चीज़ पे चर्चा कर रहे हैं कि जब डाइवर्स क्लासरूम की बात की जाती है हर बच्चे का लर्निंग मेथड अलग होता है, लर्निंग स्टाइल अलग होता है, तो उनको हर वक्त हर टीचर को एक्सपेक्ट नहीं करना चाहिए कि हर बच्चा एक ही जैसा परफॉर्म करेगा। सो द करेक्ट आंसर इज सेकंड वन, शुड नॉट बी कोरिलेटेड विद देयर लर्निंग। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज इंक्लूजन ऑफ चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स। ठीक है, इंक्लूजन ऑफ चिल्ड्रंस विद स्पेशल नीड्स मीन्स स्पेशल नीड्स के बच्चों को नॉर्मल बच्चों के साथ, ठीक है, जिन बच्चों की स्पेशल नीड्स होती हैं उन्हें नॉर्मल बच्चों के साथ रखकर जब पढ़ाया जाता है तो वो इंक्लूजन हो जाता है बच्चों का। इंक्लूजन ऑफ चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड, फर्स्ट वन इज डेट्रीमेंटल टू चिल्ड्रंस विदाउट डिसेबिलिटीज़। ठीक है, उनका जो डिसेबिलिटीज़ वाले चिल्ड्रन हैं, ठीक है, वो अगर विदाउट डिसेबिलिटी वाले चिल्ड्रंस के साथ अगर अपनी पढ़ाई करते हैं एक ही स्कूल में, ठीक है, तो वो उनका कुछ आपस में चेंज रहता है। सेकंड वन इज़ विल इंक्रीज द बर्डन ऑन स्कूल, या फिर ये स्कूल पे अपना मतलब बोझ बढ़ा देता है बच्चों का अगर हम स्पेशल नीड के बच्चों को नॉर्मल बच्चों के साथ रखते हैं। थर्ड वन इज़ रिक्वायर्स अ चेंज इन एटीट्यूड, कंटेंट एंड अप्रोच टू टीचिंग, या फिर ये एक रिक्वायरमेंट रहता है इसमें कि बच्चे जो हैं अपना एटीट्यूड, कंटेंट एंड अप्रोच टू टीचिंग जो है, ठीक है, यानी कि बच्चों को पढ़ाने का एक एटीट्यूड चेंज किया जाए, कंटेंट उन्हें अलग प्रोवाइड किए जाएं, उन्हीं के हिसाब से कंटेंट पढ़ाए जाएं, और अप्रोच टू टीचिंग यानी टीचिंग की अप्रोच जो है वो भी चेंज होने की रिक्वायरमेंट इसमें होती है। एंड द फोर्थ वन इज़ एन अनरियलिस्टिक गोल, ये एक अनरियलिस्टिक गोल है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जब नॉर्मल ये देखा गया है कि जब स्पेशल नीड्स के बच्चे नॉर्मल बच्चों के साथ पढ़ते हैं तो धीरे धीरे वो उन चीज़ों को अडप्ट करने लग जाते हैं। ठीक है, तो इसका जो ऑप्शन है थर्ड वन इज़ द करेक्ट कि रिक्वायर्स अ चेंज इन एटीट्यूड। ठीक है, उन बच्चों के लिए एक एटीट्यूड में चेंज की ज़रूरत होती है, कंटेंट भी उनके लिए थोड़े से चेंज करने चाहिए, और अप्रोच टू टीचिंग यानी कि टीचिंग मेथड्स जो हैं वो भी थोड़े से उनके लिए अलग करने चाहिए। ठीक है, ये बहुत ही रिक्वायर्ड है एक स्पेशल नीड्स के बच्चों के लिए। ठीक है, so our next question is having a diverse classroom with children from varied social, economic and cultural background enriches the learning experience of ऑल स्टूडेंट्स। ठीक है, इसमें ये कहा जा रहा है कि एक डाइवर्स क्लासरूम में जहाँ पर कि डिफरेंट बच्चे हैं जो अलग किसी का सामाजिक, किसी का आर्थिक, ठीक है, किसी का सांस्कृतिक, अलग अलग बैकग्राउंड से हैं, सोशल, इकोनॉमिक, कल्चरल बैकग्राउंड से हैं। तो इसमें क्या कहता है कि सभी बच्चों का जो एक्सपीरियंस है लर्निंग का वो आपस में एक दूसरे को प्रमोट करता है, एनरिच करता है। तो इसके ऑप्शंस देखिए, चलिए और समझने की कोशिश कीजिए। मेरे बोलने से पहले थोड़ा आप इन क्वेश्चंस को पढ़िए और अपने आप भी इनको करने की कोशिश किया कीजिए। तो फर्स्ट देखते हैं, करेक्ट बिकॉज चिल्ड्रन लर्न मैनी स्किल्स फ्रॉम देयर पीयर्स। सेकेंड वन इज़, ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन में कह रहा है कि जो चिल्ड्रंस हैं वो बहुत सारी स्किल्स सीखते हैं अपने पीयर्स, मतलब जो उनके साथी हैं। ठीक है, सेकेंड वन में वो कह रहा है कि द करेक्ट बिकॉज इट मेक्स द क्लासरूम मोर हायरार्किकल।
इसमें कहा जा रहा है कि ये सही है क्योंकि इसमें हायरार्की बन जाती है अलग अलग बच्चे, क्योंकि अलग अलग कोई सांस्कृतिक है, कोई सामाजिक है। थर्ड वन इज़ इनकरेक्ट बिकॉज इट लीड्स टू अननेसेसरी कंपटीशन। इसमें कहा जा रहा है कि नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए क्योंकि इसमें अननेसेसरी कंपटीशन बढ़ जाता है। फोर्थ वन इज़ इनकरेक्ट बिकॉज इट कैन कन्फ्यूज द चिल्ड्रन एंड दे मे फील लॉस्ट। ठीक है, इसमें कहा जा रहा है कि ये बच्चों में जो है कन्फ्यूजन क्रिएट करेगा और बच्चे जो हैं अपने आप को खोया खोया महसूस करेंगे। ठीक है, बट ऐसा नहीं होता। जब एक डाइवर्स क्लासरूम होता है तो उसमें सारे बच्चे अपने एक्सपीरियंस एक दूसरे से शेयर करते हैं, एक दूसरे के साथ पढ़ने की, सीखने की कोशिश करते हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन इज़ द करेक्ट वन कि चिल्ड्रन जो हैं अपनी बहुत सारी स्किल्स सीखते हैं अपने पीयर्स के साथ। आवर नेक्स्ट वन इज़ अ चिल्ड्रन विद हियरिंग इम्पेयरमेंट। ठीक है, एक चिल्ड्रन है, ठीक, एक चाइल्ड है, अ चाइल्ड विद हियरिंग इम्पेयरमेंट, जिसे सुनने में प्रॉब्लम रहती है। ठीक है, तो उसको हियरिंग इम्पेयरमेंट है। तो उसमें फर्स्ट वन है कि उसके साथ क्या करना चाहिए, मतलब या ये ऑप्शंस में से आपको करेक्ट ऑप्शंस बताना है। ठीक है, ऑप्शन बताना है। तो फर्स्ट वन है कि विल नॉट बेनिफिट फ्रॉम एकेडमिक एजुकेशन ओनली एंड शुड बी गिवन वोकेशनल ट्रेनिंग इंस्टेड। ठीक है, इसमें कहा जा रहा है कि वो किसी भी तरीके का फ़ायदा नहीं ले पाएगा अपनी खाली एकेडमिक एजुकेशन से, उसको वोकेशनल ट्रेनिंग भी देनी चाहिए। ठीक है, सेकेंड वन इज़ कैन डू वेरी वेल इन अ रेगुलर क्लास। ठीक है, इसमें कहा जा रहा है वो बहुत ही अच्छा कर सकता है अपनी नॉर्मल रेगुलर क्लास में अगर उसको फैसिलिटेशन एंड रिसोर्सेज प्रोवाइड की जाएँ, यानी कि उसको फैसिलिटी और जो भी रिसोर्सेज हैं वो प्रोवाइड की जाए। थर्ड वन इज़ विल नेवर बी एबल टू परफॉर्म ऑन पार। ठीक है, इसमें कहा जा रहा है कि वो बिल्कुल भी अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाएगा उसके नॉर्मल रेगुलर जो स्कूल क्लासमेट्स हैं। और फोर्थ वन इज शुड बी सेंट ओनली टू अ स्कूल फॉर द हियरिंग इम्पेयर्ड एंड नॉट टू अ रेगुलर स्कूल। इसमें कहा जा रहा है कि क्या कहते हैं, उसको बच्चे को एक नॉर्मल स्कूल, एक रेगुलर स्कूल में न भेजकर उसको हियरिंग इम्पेयर्ड स्कूल में भेजा जाए। ठीक है, तो इसका ये है कि क्या कहते हैं, अगर हम इनको ऑप्शंस को देखें तो ऐसा किसी के साथ करना ठीक नहीं है अगर उसको सुनने में कोई प्रॉब्लम है। तो देखिए, जो भी कुछ नेगेटिव अगर किसी में आता है ना, तो आप उस आंसर को ऑटोमेटिकली एलिमिनेट कर सकते हैं। ठीक है, ये बहुत ही इजी सा तरीका होता है। ठीक है, कि अगर आपके पास 4 ऑप्शंस हैं और 4 में से अगर आपको 1-2 ऑप्शंस लग रहे हैं कि ये तो यार सही नहीं हो सकते क्योंकि इसमें बात ही बिल्कुल कोरिलेट नहीं कर रही है। ठीक है, तो इस तरीके से आप उस क्वेश्चन को एलिमिनेट कर सकते हैं और बचे हुए आपके पास जो 1 या 2 ऑप्शंस रहते हैं, ठीक है, एक होता है तो डेफिनेटली वो तो आपका करेक्ट हो ही जाता है। और इन केस अगर आपके पास 2 आपके पास हैं ऑप्शंस, तो आप उनमें से बिल्कुल करेक्ट वन जो है वो आप चूज़ कर सकते हैं, थोड़ा सा एक बार और उसमें अपना मेथड यूज़ करके, दिमाग का यूज़ करके। तो चलिए गाइस, इसमें देखिए, देखते हैं कि पहला वाला तो ये कह रहा है कि उसको एकेडमिक एजुकेशन खाली बेनिफिट नहीं करेगी, तो ये भी एक तरीके से नेगेटिव है। ठीक है, सेकंड वाला कह रहा है कि कैन डू वेरी वेल इन रेगुलर स्कूल। ठीक है, एक रेगुलर स्कूल में वो बहुत ही अच्छा कर सकते हैं अगर उनको फैसिलिटीज़ और रिसोर्सेज प्रोवाइड की जाए। तो येस, डेफिनेटली ये तो होना ही चाहिए एक ऐसे बच्चे के साथ। थर्ड वन इज़ विल नेवर बी एबल टू परफॉर्म। ठीक है, वो एक अपने रेगुलर क्लास के बच्चों के साथ वो बिल्कुल अच्छा परफॉर्म नहीं कर सकता, ये भी बिल्कुल ऐसा पॉसिबल नहीं है, बहुत अच्छा कर सकता है वो। फोर्थ वन इज़ कि वो ऐसे के स्कूल में भेज दिया जाए जहाँ पे केवल इसी तरीके के बच्चे हों और रेगुलर बच्चे ही ना हो, तो ये बिल्कुल गलत है। तो डेफिनेटली ये तो आप बहुत ही ईजिली सॉल्व कर सकते हैं कि सेकंड वन जो है इसका बिल्कुल सही आंसर है कि उसको बहुत ही अच्छा वो अपने रेगुलर स्कूल में ही कर सकता है अगर उसको फैसिलिटीज़ और रिसोर्सेज प्रोवाइड कराई जाए। चलिए गाइस, तो यहाँ पे ये तो हमारे आज के क्वेश्चंस कंप्लीट हुए। ठीक है, तो सीडीपी डेफिनेटली आप लोगों को बहुत, सीडीपी इतनी टफ नहीं है जितना आप लोग उसे समझते हैं। अभी भी हमारे पास बहुत टाइम बचा हुआ है, स्टिल वी हैव अ लॉट ऑफ टाइम, कि अभी आगे का कोई भी स्थिति का पता नहीं है कि लॉकडाउन कब खुलेगा, क्या होगा। लेकिन इस टाइम पे आप प्रॉपरली अपनी स्टडीज़ पे फोकस करें और आगे के लिए ना सोचें। अगर आपके पास अभी टाइम है और आपने अगर अभी सीटेट का एग्ज़ाम फॉर्म फिल किया हुआ है, तो डेफिनेटली आप अभी से लग जाइए उसकी प्रिपरेशन में, सो दैट आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्प मिल सकेगी जब तक आपका एग्ज़ाम आएगा, और आप डेफिनेटली आप अपना एग्ज़ाम क्रैक कर पाएंगे। चलिए गाइज, आगे वाली सीरीज़ में मैं आपके लिए और
वीडियोस लेके आऊँगी और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस लेके आऊँगी। तब तक आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिए, इन क्वेश्चंस को बार बार रिवाइज़ करिए। रिवाइज़ करने से क्या होगा, आप उन चीज़ों पे अपनी पकड़ थोड़ी मजबूत कर पाएंगे, ठीक है। और वो डेफिनेटली आपको एग्ज़ाम टाइम में बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल हो जाएगा। और अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो डेफिनेटली चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके, टाटा, बाय बाय, टेक केयर, स्टे होम, स्टे सेफ, बाय बाय गाइस।